हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर था, इसके प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये तभी पूरी की जा सकती है जब हमारे पास इसके लिए जो रिक्वायर्ड की टूल्स हैं वो हों, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, प्रतिबंधन एंजाइम्स हैं, पॉलीमरेज एंजाइम है और लाइगेज है और संवाहक और परपोषी जीव हों, तभी हम जो है पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो 1963 में दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो पृथक किए गए थे और इनको पृथक किया था हमने ई कोलाई, जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोक देते हैं। तो इनको यहाँ पे सेपरेट किया गया था और ये एक जो था वो इसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था डीएनए में और दूसरा जो है वो डीएनए को कट करता था। तो दूसरा डीएनए को काटता है और पहला जो है वो एक जो है वो डीएनए में मिथिल समूह जो है उसको जोड़ता है। इसको बाद में क्या कहा गया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। जो ये एंजाइम है इनको कहा गया रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज कहा गया। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज जो है वो था हिंद सेकेंड HIND सेकेंड जो है ये सबसे पहला था। तो ये याद रखना है हमको कि सबसे पहला जो एंडोन्यूक्लियस जो सेपरेट किया गया था या जो आइडेंटिफाई किया गया था वो कौन सा था। तो जिसका कार्य क्या होता है कि डीएनए न्यूक्लियोसाइड में ये विशेष क्रम पर जो है ये निर्भर करता है। स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उस पर डिपेंड करता है और ये सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड। इसको बाद 5 साल बाद जो है यहाँ पे पृथक और किया गया और पहचाना गया। ऐसा पाया गया कि जो हिंद सेकेंड है ये डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटता है जहाँ पे 6 जो क्षार युग्मकों यानी बेस पेयर का एक विशेष अनुक्रम होता है, यानी जो 6 बेस पेयर्स हैं उनका जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी वहाँ से ये इसको काटेगा और इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को जो है हम रिकग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, यानी विशिष्ट क्षारक अनुक्रम जो है उसे कहा जाता है। अब तक हमने हिंद सेकेंड के अलावा 900 से ज़्यादा जो है वो प्रतिबंधन एंजाइम्स जो है वो यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो खोज लिए हैं, आइसोलेट कर लिए हमने। 230 से ज़्यादा जो बैक्टीरिया स्ट्रेन्स हैं उनसे हमने इसको रिकग्नाइज़ किया है। जीवाणु के 230 से अधिक प्रभेदों से यानी स्ट्रेन्स से जो है हमने इनको पृथक किए हैं और इनमें जिनमें प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रमों को पहचानते हैं, यानी ये डिफरेंट रिकग्निशन सीक्वेंस को रिकग्नाइज़ करते हैं। तो मोर देन जो है 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। इन एंजाइमों के नामकरण जो है वो परंपरा अनुसार पहला नाम जो है, नाम का जो पहला शब्द है वो वंश का होता है और दूसरा और तीसरा शब्द जो है वो प्राकेंद्रिक कोशिकाओं की जाति से लिया गया, यानी स्पीशीज़ का जो है नेम होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका होता है ये जो सेकेंड 2 लेटर्स है। तो पहला तो जीनस का हो जाएगा और सेकेंड 2 लेटर्स उसकी स्पीशीज़ के हो जाएंगे। जैसे इको R1 जो है, इसमें इको R1 जो है इसमें इशरीशा कोलाई RY13 से जो है इसे लिया गया। तो R1 जो है उसमें वर्ण R प्रभेद के नाम से लिया गया और नाम के बाद जो ये 1 है ये रोमन अंक से जो है इसके क्रम को दर्शाते हैं, यानी जिस सीक्वेंस में इनको हमने आइसोलेट किया है उस सीक्वेंस में जो है 1 2 3 सेकेंड ऐसे हम इनको नाम रोमन जो है नेम देते जाएंगे। ये नेम इंडिकेट करता है ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो बिलोंग करते हैं लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये बहुत बड़ा वर्ग है जिससे ये बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे 2 काइंड होते हैं, एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। ये 2 तरह के एंजाइम्स, 2 काइंड ऑफ एंजाइम्स जो है यहाँ पे पाए जाएंगे। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, वो रिमूव करता है जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, जबकि एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट करता है स्पेसिफिक पोजीशंस को डीएनए के अंदर। ओके, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थानों पर जो है वो काटता है।
सो प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद ही जो है ये कार्य करता है, यानी उसको पहले इंस्पेक्ट करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो लेंथ है डीएनए सीक्वेंस की, और जब वो स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस जो है उसको पता कर लेता है कि यहाँ से जो है ये स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस जो 6 बेस पेयर्स वाली है, तो वहाँ से इसके ये कट करता है और जो है डीएनए से बाइंड हो जाता है और वहाँ पे इसको ये कट कर देता है दोनों स्ट्रैंड्स को, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स, वहाँ से कट कर देता है उसे, यानी द्विकुंडलिनी की दोनों लड़ियों को शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर यह काटता है। सो प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है, यानी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है इसको ये रिकग्नाइज करता है। सो पैलिंड्रोम्स जो है वो क्या होता है, ये ग्रुप होता है लेटर्स का, जो कि सब मतलब उसको आप सीधा भी पढ़ लो उल्टा भी पढ़ लो वो एक जैसा रहेगा। जैसे मलयालम है, तो मलयालम को अगर मतलब शुरू से करोगे तो भी वो मलयालम रहेगा और पीछे से पढ़ोगे तो भी वो मलयालम रहेगा, तो इसे पैलिंड्रोम कहते हैं। सो ये जो सीक्वेंस होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी उसको उल्टा सीधा कहीं से भी पढ़ो वो सेम होती है, तो वहाँ से जो है ये इसे काटता है। सो यहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम की जो है क्रिया दिखाई गई है हमको। तो एंजाइम दोनों डीएनए लड़ियों को एक ही स्थान पर काटता है और EcoR1 डीएनए में क्रम जो है ये है GAATIC रहने पर डीएनए को बेस G और A के बीच में ये काटेगा। तो ये वेक्टर डीएनए है और ये जो है फॉरेन डीएनए है, तो यहाँ से इसे कट किया गया है यहाँ पे EcoR1 से। तो ये जो कट जो है जो स्टिकी एंड्स जो है इसके आ जाते हैं, फिर स्टिकी एंड्स ये वाला स्टिकी एंड जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और एक नया जो है पुनर्योगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन जाएगा। सो इस तरह से डीएनए जो है कट किया जाता है और उसको जोड़ा जाता है। सो पैलिंड्रोमिक साइट जो हमने देखी थी कि उससे कट करता, तो डीएनए में पैलिंड्रोमिक क्षारक युग्मकों का ऐसा अनुक्रम होता है जो पढ़ने में अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जा सके, यानी 5-3 डायरेक्शन में या फिर 3-5 डायरेक्शन में हम पढ़ें तो वो जो है समान रहेगा। तो जैसे 5 से 3 डायरेक्शन में ये इसकी जो है सीक्वेंस है, तो 3 to 5 डायरेक्शन में भी जो है इसकी सीक्वेंस ये रहेगी, तो इसको कहीं से भी पढ़ो ये सीक्वेंस जो है वो सेम रहेगी। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करते हैं, जो ये पैलिंड्रोमिक साइट्स है इससे थोड़ा सा दूर जो है इसे कट करते हैं बिटवीन द 2 सेम बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड्स, यानी उसको थोड़ी दूर पे लेकिन विपरीत लड़ियों में दोनों समान शार्कों के बीच में ही काटता है ये, जिसके फलस्वरूप सिरों पर एक लड़ी जो है वो भाग रह जाता है और प्रत्येक लड़ी जो है वो प्रलंबी फैलाव में मिलते हैं, जिन्हें हम चिपचिपा एंड कहते हैं या फिर ये स्टिकी एंड्स जो हैं वो होते हैं हर एक स्ट्रैंड में। सो ये नाम इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट जो है काउंटर पार्ट्स। सो यहाँ पे देखो बाहरी डीएनए है और एक ही प्रतिबंधन एंजाइम दोनों बाहरी और जो संवाहक डीएनए है उनको विशेष जगह पर ही काटेगा। तो संवाहक डीएनए जो प्लाज्मिड है, डीएनए वेक्टर डीएनए जो प्लाज्मिड होता है, तो यहाँ से इसे कट किया और इसको भी जो स्पेसिफिक साइट से ये कट कर देगा। तो लाइगेज जो है वो होता है जो जोड़ता है एंजाइम, तो इन दोनों को ये लाइगेज बाहरी डीएनए को जो है प्लाज्मिड से यहाँ पे जोड़ देगा। सो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया है। फिर इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करा देंगे इकोलाई में, ये क्लोनिंग होस्ट हो जाएगा और फिर सेल डिवाइड होके जो है ये जो डीएनए की भी जो है रेप्लिका बन जाएगी। सो स्टिकी एंड जो है सिरा, इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अपने पूरक कटे प्रतिरूप के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे, इसलिए इनको नाम जो है स्टिकी एंड दिया गया। तो क्योंकि एक एंड जो है दूसरे एंड से जाके हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, तो ये सिरों पर ये चिपचिपापन एंजाइम डीएनए लाइगेज को जो है कार्य करने में सहायता देता है क्योंकि लाइगेज जो है इनको कनेक्ट करता है। सो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योगज अणु जो है बनाने के लिए किया जाता है और विभिन्न स्रोतों या जीनोमों से प्राप्त डीएनए से ये मिलकर बना होता है ये जो है एंजाइम। सो जब डीएनए जो कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट करता है, तो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स होते हैं उनमें और ये ज्वाइन किए जा सकते हैं बाय द डीएनए लाइगेज।
अब डीएनए खंड का पृथक्करण और विलयन जो है वो कैसे होता है, यानी सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो हमने डीएनए को काट दिया है विद द हेल्प ऑफ डीएनए जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उनके मदद से, हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हमने इसको काट दिया। तो अब डीएनए जो है वो टुकड़ों में बट गया है। अब इनके फ्रेगमेंट्स भी जो है हमको सेपरेट करने होंगे। तो ये जो सेपरेशन है ये टेक्निक होती है जैल विद्युत का संचलन यानी जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की मदद से जो है इसको हम सेपरेट करते हैं। क्योंकि डीएनए के जो मॉलिक्यूल है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं यानी ऋण आवेशित होते हैं, इसलिए हम इनको क्या करेंगे कि इन्हें विद्युत क्षेत्र के माध्यम से या अधात्री द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर जो है हम इनको अलग कर सकते हैं। यानी हम इनको ये नेगेटिवली चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंडर हम इसको एनोड के टुवर्ड्स जो है भेज के थ्रू ए मैट्रिक्स या फिर मीडियम में जो है इनको हम भेजेंगे और ये सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन अभी मोस्ट कॉमनली जो है जो मैट्रिक्स यूज़ की जाती है जिसके थ्रू इनका सेपरेशन हो रहा है तो वो होती है एग्रोज। एगारोज जो है ये समुद्री घास होती है, सी वीड से निकलने वाला एक प्राकृतिक बहुलक है। ये पॉलीमर है जो हमें सी वीड से प्राप्त होता है। सी वीड जो है हम बहुत सारी सी वीड्स को हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो आयोडीन का जो है बेस्ट सोर्स होता है। सो डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, क्योंकि कुछ फ्रेगमेंट्स बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो छलनी है एग्रोस जेल में, जो छलनी प्रभाव के द्वारा डीएनए के आकार के अनुसार जो है वो अलग हो जाते हैं। सो जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं जो साइज़ में ये दूर तक जाएंगे, सो अधिक दूर तक जाएंगे। जो छोटे आकार वाले जो खंड हैं वो जितने छोटे होंगे वो उतनी दूर जो है जाएंगे। सो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है हमको। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस है यहाँ पे और ये कूप है। तो यहाँ पे जो डीएनए की पट्टियाँ हैं सबसे छोटे से सबसे बड़े तक यहाँ पे मूव करेंगी एग्रोस जेल के थ्रू जो है मैट्रिक्स के थ्रू मूवमेंट होगा इनका, और जो छोटे फ्रेगमेंट्स है वो दूर तक जाएंगे और जो बड़े हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करेंगे। सो पृथक्कृत डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं जब डीएनए को, क्योंकि हम जो है प्योर डीएनए को ऐसे नहीं देख सकते हैं, तो डीएनए को पहले हमें स्टेन करना पड़ेगा, उसको रंगना पड़ेगा। तो उसको रंगेंगे हम इथीडियम ब्रोमाइड से। तो ये याद रखना कि डीएनए को हम किससे स्टेन करते हैं, तो इथीडियम ब्रोमाइड से करेंगे जो कि ये यौगिक है। और फिर हम नेचुरल लाइट में भी उसको नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हमको यूवी रेडिएशन में जो है उसको एक्सपोज करना होगा तभी वो हमको दिखेंगे। सो अभिरंजित कर पैराबैंगनी विकिरणों के द्वारा से अनावृत करते हैं इनको। सो अब हम जब देखेंगे इनको तो हम इनको डीएनए को हम विजिबल लाइट में और बिना स्टेन के नहीं देख सकते हैं। तो जब हम इनको स्टेन कर लेंगे और यूवी रेडिएशन में देखेंगे तो ये हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के जो है बैंड्स दिखाई देंगे। इथीडियम ब्रोमाइड के कारण जो है ये चमकीली नारंगी पट्टी के रूप में हमको दिखाई देते हैं। सो डीएनए की पृथक पट्टियाँ को एग्रोज जेल से काट कर निकाल लेते हैं और जेल के टुकड़ों को निष्कर्षित से इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हम निष्कर्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम जालन या इल्यूशन कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि इस जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, इल्यूशन, ELUTION। एंड डीएनए फ्रेगमेंट जो प्योरीफाइड हुए हैं इस तरीके से उनको हम यूज़ करते हैं इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वैक्टर्स। तो अब हम क्लोनिंग वैक्टर्स देखेंगे कि वो क्या होते हैं क्लोनिंग वैक्टर्स। सो क्लोनिंग वैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।